वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हेडमास्टर कैल्ड्रोन ने विल को पूरी तरह से हील कर दिया था। साथ ही साथ प्रोफेसर वर्कनर की भी हालत पहले से ज्यादा ठीक लग रही थी और ये बात सुनकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जूलियस विल को अभी भी पसंद नहीं करता। अगले सीन में एरोन मास्टेरियस ने विल की जिम्मेदारी फिन को सौंप दी थी, पर उनके रास्ते में अभी भी हेड मास्टर होती है। इसके बाद यहाँ से इनकट होकर कोलेट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो रोस्टी के आत्मा की शांति के लिए एक फूलों का गुलदस्ता नदी में तैरा देती है और वहाँ पर मरम्मत का काम शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ फिन इस नजारे को देखने के बाद वहाँ से जाने लगा, पर अचानक से आयरिस उसे विल को ले जाने से मना करने लगती है। पर फिन उसकी बात को ठुकराते हुए भी अपने रास्ते की तरफ निकल चुका। फिर यहाँ से इकट्ठा होकर ग्रेजुएशन सेरेमनी की तरफ आ जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड ने उनको अपने अपने सर्टिफिकेट थमा दिए थे। इसके बाद हेडमास्टर उन लोगों को सिलेक्ट करती है जो टावर में जाने वाले हैं और आखिर में विल को भी सिलेक्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से कुछ लोग इससे खुश होते हैं और कुछ लोग इससे दुखी। यहाँ तक कि ये सब देख रहा रोस्टी विल को कांग्रेचुलेशन कहता है। साथ ही साथ वो समय भी आ गया था जब वो सारे के सारे सेलेक्टर टावर की तरफ जाएंगे। अब आगे पर एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मेरे एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से वीडियो आने में थोड़ी लेट हो सकती है। तो अब कहानी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत पास्ट का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर वो दोनों अभी भी काफी ज्यादा छोटे थे। यहाँ तक कि अल्फारिया उसको बता रही थी, क्या तुम डूबे हुए सूरज के बारे में जानते हो? कहते हैं कि वह एक लंबी सुरंग के आखिर में होता है और तुम्हें हर तरह के खतरे का सामना करना होगा, इसलिए तैयार रहने के लिए हमें काफी सारा मैजिक सीखना होगा। तभी बैकग्राउंड में हमें विल की आवाज आती है, जब तुमने अपने सपनों के बारे में बात की तो तुम्हारी आंखें जेम्स की तरह चमक उठी। साथ ही साथ तुम इतनी चकाचौंध कर देने वाली हद तक शानदार थी और मैं पूरी तरह से कमजोर था। जिसके बाद विल एल्फी के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, एल्फी मुझे पता है कि तुम ये कर पाओगे, लेकिन शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एल्फी उस पर चढ़ने के साथ रोते हुए बताती है कि विल अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो बात नहीं बनेगी, और वैसे भी अगर तुम वहाँ नहीं रहोगे तो फिर कोई फायदा भी नहीं है, तो चलो हम साथ चलते हैं। फिर यहाँ से इनकट होकर प्रेजेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर विल काफी ज्यादा खुश होने के साथ इसी चीज को याद करते हुए भी कह रहा था, तब से 5 साल बीत चुके हैं और अब मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ तुम हो। इसी के साथ यहाँ से इनकट होकर नोबट क्वार्टर हाई एंड क्लोथर लेस एले की तरफ आ गया था। वहीं दूसरी तरफ वो सारे के सारे नए आउटफिट में काफी ज्यादा कूल दिख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ 10वें प्रो लेसेल बुटीक ब्रांड टाल लेसे एले के मालिक उन सभी को बता रहे होते हैं। इंटेलिजेंट हार्मनी और स्कॉलरशिप के प्रिंसिपल को रिगार्डन मैजिकल अकेडमी में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है और केवल उन्हीं लोगों को ही हाई मेज का साइन व कलरफुल ग्लोरिया धारण करने की परमिशन मिलती है जो इन तीनों क्वालिटीज को अपने अंदर असिमिलेशन कर चुके हों। साथ ही ये आउटफिट आप सभी पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, यहाँ तक कि फ्यूचर की ओर अपनी उड़ान भरते समय आप जो आउटफिट पहनेंगे उनकी देखरेख करने का मौका मिलना मेरे लिए सचमुच काफी बड़े सम्मान की बात है। जबकि कोलेट अपने आउटफिट को देखने के साथ काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ये इतने हल्के और इन्हें पहनकर चलना फिरना बेहद आसान है और जरा सोचो ये मैजिक का भी सामना कर सकते हैं। उसकी इस बात पर लिहाना बताती कि एकेडमी के कपड़े शानदार डिफेंस के इक्विपमेंट हैं और वहाँ के लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। मेज सचमुच ऐसी चीजें बनाने में माहिर होते हैं और वे एकदम सही फिटिंग के भी होते हैं। और वैसे भी ठीक पिछले ओनर की तरह तुम भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो ब्रांड टल। जो सुनकर ब्रांड टल काफी ज्यादा खुश होने के साथ कह रहा था, मेरे लिए ये सम्मान की बात है मास्टर सियोन, पर मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि जिस दिन आप टावर के लिए निकले उस दिन तक वह तैयार नहीं हो पाए थे। जिस बात का जवाब देते हुए सियोन बताता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, टर्मिनेलिया में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से हर कोई पीछे रह गया है। जबकि दूसरी तरफ जूलियस गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, तो यह टावर पर चढ़ने के लिए खास पोशाक है ना? पर कोलेट उसके मरियल जैसे चेहरे देखने के बाद उससे पूछती है, जूलियस क्या बात है, तुम काफी समय से थोड़े उदास लग रहे हो। अब ये सुनकर जूलियस उस पर भड़कते हुए कहता है कि चुप रहो, मुझे अकेला छोड़ दो। और इसी की वजह से कोलेट अचानक से पीछे गिर चुकी थी। इसी के साथ वहाँ के धीरे धीरे पुतले गिरने लगते हैं और एक पुतला जाकर सीधे जूलियस पर जा गिरा, जिसकी वजह से उसका टंटोला फूट जाता है। साथ ही साथ जूलियस अपना टंटोला पकड़ते हुए कोलेट पर गुस्सा करने के साथ कहता है, कोलेट तुम तो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोलेट उससे माफी मांगने लगती है, यहाँ तक कि वो ओनर से भी माफी मांगने लगी क्योंकि उसने यहाँ पर ये कांड कर दिया है। उसके सवाल का जवाब देते हुए वहाँ का ओनर बताता है कि इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, प्लीज बस सब कुछ जैसा है वैसा ही छोड़ दो। अब ये सुनकर कोलेट वहाँ से भागने के साथ अभी भी उससे माफी मांग रही थी। फिर यहाँ से निकट होकर लियाना की तरफ आ गया था, पर वहाँ पर कोलेट पहुँचने के साथ कहती है कि जूलियस सचमुच अजीब बर्ताव कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ लियाना उससे सवाल करने लगी थी, कोलेट क्या टावर ने तुम्हारी जासूसी की है? अब ये सुनकर कोलेट काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहने लगी। इस पे कोलेट उसे बताने लगी थी, मुझे कुछ समय पहले अर्थ फैक्शन से एक लेटर मिला था। जो सुनने के बाद लियाना बोलती कि मेरे को भी लाइटनिंग फैक्शन से मिला है, बिग्नोल को एल्फ ने दिया और सियोन को भी फायर फैक्शन से मिला है। इसी वजह से हम सभी को सेलेक्ट कर लिया गया है, बस जूलियस को कोई भी लेटर नहीं मिला, यही बात उसे परेशान कर रही है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोपोनर उनकी ड्रेस में एक बैज लगाते हुए कह रहा था, और अब आखिरी टच
हमारी दुकान को उन लोगों के लिए कई ग्लोरिया तैयार करने का सौभाग्य मिला है जो टावर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साथ ही मेज क्वीन की प्रोटेक्शन सदैव आपके साथ रहे। उसी वक्त विग्नोल एकदम से पूछता है कि वैसे बिल को क्या हुआ, मैंने उसे काफी देर से नहीं देखा। उसके सवालों का जवाब देते हुए सोप पुनः बताता है कि अगर आप मिस्टर सरफोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो वे आपके आने से पहले ही हमारी दुकान पर आए थे और वे काफी जल्दी में लग रहे थे और तुरंत ही निकल गए। आप ये सुनकर कोलेट काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहने लगी, अभी मुझे पूरा यकीन है कि वे मिस्टर डोनान के साथ होगा। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर स्लम लैंड स्ट्रीट की तरफ आ जाता है जिसकी एक दुकान में काफी सारे ब्लैक स्मिथ काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डोनान ने उसकी सोड को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, यहाँ तक कि वो उसे दिखाते हुए कहते हैं कि वेल देखो तुम्हारी नई सोड, मैंने तुम्हारी टूटी हुई मोरिया ब्लेड ली, उसमें एक बीस्ट जैम जोड़ा और उसे फिर से ढाल दिया। यह मैजिक को ठीक वैसे ही काटेगी जैसे वे हमेशा काटती थी और ये तुम्हारी सोड के आसपास मौजूद जेम्स में कलेक्ट किया गया मैजिक को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकती है। और मुझे लगता है कि तुम उसे 20 सेट सिल्वर कहोगे, लेकिन मुझे तुम्हारी पिछली सोड पर भी पूरा भरोसा था और तुमने उसे भी तोड़ डाला। तुम्हारी ये जबरदस्त ताकत तो किसी डुओप्स को भी शर्मिंदा कर दे। अब ये सुनकर बिल उनसे माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना मिस्टर डोनान, पर इसके लिए शुक्रिया और मुझको आपको कितने पैसे देने होंगे। जिसके जवाब पर डोनान बताते हैं कि मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है और ये हम सबको बचाने के लिए शुक्रिया अदा है। और हाँ, वहाँ अपना सबसे अच्छा परफॉर्म करना, भले ही वह एक टावर हो लेकिन वहाँ जाकर धूम मचा देना। इस बात पर एग्री करते हुए बिल निकल जाता है अपने साथियों की तरफ क्योंकि वो साथ में ही टावर की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन टावर के एंट्रेंस गेट की तरफ हम क्लैरिसिरा को देख पाते हैं जो उन सभी को देखते हुए कह रही थी, लगता है तुम 50 लोग यहाँ पर आ गए हो, है ना। साथ ही ये सारी नई लवेली ग्लोरिया मेरी आंखों को चकाचौंध कर रही है और अभी हमारे पास स्टाफ की काफी कमी है, इसलिए तुम सबकी देखभाल करने के लिए मैं अकेले ही रहूंगी। साथ ही साथ मैं तुम्हारा काम पूरी तरह से ठीक से करूंगी, इसलिए तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसके बाद वो गेट को खोलने के साथ बताती है कि तो फिर ऐसा लगता है कि तुम सब पूरी तरह से तैयार हो, तो क्यों ना हम सीधे काम की बात पर आ जाएं। तो रिसर्च के 7 और एक सख्त जहन्नुम में तुम्हारा स्वागत है मेरे प्यारे नए साथियों। जो देखकर विल काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है कि रोस्टी मैं तुम्हारी वजह से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और एल्फी मैं रास्ते में ही हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। इसी के साथ हम टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था और इस डार्कनेस को देखते हुए कोलेट का कहना है ये कौन सी जगह है और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ क्लैरिसिरा अपने बॉन्ड को ऊपर की तरफ कहती है, एक्सिस क्लैरिसिरा गेट अनलॉक, जिसकी वजह से ऊपर का रास्ता खुल चुका था और वो जगह जहाँ पर वो खड़े थे वो सीधे उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। जिसके बाद वो पहुंच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और इस फ्लोर का नाम है कलरलेस गार्डन। अब इस नजारे को देखने के बाद वहाँ के सारे लोग एकदम हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि कोलेट के दोस्त भी हैरान होते हुए कह रहे थे ये तो आसमान है और हॉरिजॉन भी, साथ ही साथ रोशनी भी। लेकिन कोलेट उसे संभालते हुए कह रही थी प्लीज आगे मत बढ़ना वरना तुम गिर जाओगी। और वहाँ पर ऐसे ही लोग बातें कर रहे थे, अरे ये कैसल भी हवा में तैर रहा है, ये सच नहीं हो सकता है ना, वैसे क्या सचमुच हम टावर के अंदर हैं। तभी क्लैरिसिरा सामने की तरफ आते हुए उनको यह नजारा दिखाने के साथ बताती है कि टावर की पहली मंजिल की ओर देखो, यह है कलरलेस गार्डन। जब बाहरी लोग अपर प्लेस की बात करते हैं तो आमतौर पर उनका इशारा इसी मंजिल पर मौजूद रिसोर्सेज की तरफ होता है और यह टावर के नीचे से ऊपर तक का सहारा देता है और यहाँ की लाइफ के लिए मजबूत नींव का काम करता है। साथ ही नई मैजिकल पावर पर रिसर्च और उनके डेवलप का भी एक प्रमुख एकेडमिक सेंटर भी है और यहाँ केवल वही लोग एंटर कर सकते हैं जिन्हें एकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यहाँ तक कि मेजिस के लिए भी यह प्राउड का एक अमेजिंग वर्ल्ड है। अब ये सुनकर वहाँ के कुछ लोग तो रोने ही लगे थे, जबकि दूसरी तरफ क्लैरिसिरा का कहना है और हाँ तुम यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बनोगे या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। जिसके बाद वहाँ पर इनविजिबल सीढ़ियाँ समन होने लगी थी, जिनको देखते हुए क्लैरिसिरा उनको बताती है कि तो चलिए चलते हैं और तुम सब आज के खास मेहमान हो। साथ ही साथ हॉल में फेस्टिवल के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद उन लोगों ने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया था, पर रास्ते में लिहाना उससे सवाल करती है विग्नोल यहाँ पर लाइट और स्काई है। जिस पर एग्री करते हुए विग्नोल बताता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये एल्विन इल्यूजन मैजिक है और जरूर यह बेहद कोई हाई क्वालिटी वैरायटी का है। और इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इन लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारे सामने आसमान है और सूरज की रोशनी सीधे उन्हीं की तरफ पड़ रही है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर एक जगह की तरफ आ जाता है जहाँ पर कोलेट कलरलेस गार्डन के असली नजारे को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। साथ ही वो बिल को भी इसमें घसीटते हुए कहती है कितने सारे लोग वही ग्लोरिया पहने हुए हैं जो हमने पहनी है और वहाँ पर एक मोरी गार्डन है, यहाँ तक कि वह सारी मैजिकल हर्ब और क्या वह सामने मैजिकल बीस्ट की रिसर्च की जगह है। यह सचमुच मैजिकल रिसर्च की सबसे अगली लाइन है, लेकिन थोड़ी देर जरूर हो गई है, पर इसे देखकर मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक हाई मेज बन गई हूँ। उसको खुशी से झूमता हुआ देखकर विल भी इम्प्रेस हो जाता है, पर कोलेट सामने की दुकान को देखते हुए कहने लगी उनके पास क्रैप की दुकान भी है। अब ये सुनते ही लियाना के कान खड़े हो चुके थे, यहाँ तक कि वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने के साथ सीधे उसी की तरफ चली जाती है। साथ ही साथ वो शॉप ओनर को बता
बता दे कि नाइट कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटते, साथ ही मुझे किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। उसकी अजीबोगरीब बातों को सुनने के बाद कोलेट उस पर चिल्लाने के साथ कहती है कि लियाना तुम मुझसे ये क्या कह रही हो। फिर इसके कुछ देर बाद वो उसे घसीटते हुए बताती है कि हम अभी टावर के एंट्रेंस सेरेमनी के बीच में है और ये खाने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है, समझी? तो चलो चलते हैं। अब इस नजारे को देखने के बाद बिल कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि लियाना बिल्कुल वैसी ही है जैसा वह हमेशा रहती है। जिस बात पर अग्री करते हुए विग्नोल का कहना है सच कहूँ तो उसकी वह जबरदस्त भूख अब तो यह काफी ताजगी भरी लगती है। जब वो दोनों गप्पे लगा ही रहे थे तभी अचानक से पीछे सियोन आते के साथ उसे समझाता है कि ज्यादा क्यूरियस मत रहो सुस्त आदमी, और ये टावर वह रोशन और दोस्ताना जगह नहीं है जैसा तुम समझते हो। अब ये सुनकर विल अपने आसपास के जगह को देखने लगता है जहाँ पर वो लोग नए रिक्रूटर को घूर रहे होते हैं, और ये सब देखने के बाद विल सब कुछ समझ जाता है। साथ ही वो अपने मन में कहने लगा वह सही कह रहा है, जिस तरह से हाई मेज हमें घूर रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जूलियस अभी भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कह रहा था धत तेरे की तो रूमर सच थी, और इसी रफ्तार से अगर हम चलते रहे तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जिसके बाद यहाँ सीन कट होकर गेट ऑफ दी प्रूनिंग की तरफ आ गया था जहाँ पर क्लैरिसिरा ने उस गेट को ओपन कर दिया होता है। गेट के अंदर की तरफ हम काफी सारे फैक्शंस के लोगों को देख पाते हैं जैसे विंड फैक्शन, डार्कनेस फैक्शन और अर्थ फैक्शन। अब इस नजारे को देखने के बाद रोज हैरान होते हुए कहती है कि हर फैक्शन के मेज यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कोलेट अपने सामने उस बंदे को देखकर कहती है कि न जाने क्यों जिस तरह से वह हमारी तरफ देख रहा है वह थोड़ा डरावना लग रहा है। फिर हम उस बंदे के बारे में जानते हैं जो पर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और कलरलेस फैक्शन के हेड कर्ट्रूज हार्लून है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे चट्टाने उड़ रही थी वो नीचे की तरफ आ जाती है और उन सभी पर मागिया वेंडर्स बैठे हुए थे, और हमें उनके बारे में कुछ डिटेल दी जाती है जैसे मागिया वेंडर की एल्बिस बीना जो 5th सुप्रीम बॉन्ड और आइस मेडन की बॉन्ड, साथ ही साथ आइस फैक्शन की चीफ एल्फारिया एल्बिस सरफोर्ड। वहीं दूसरी तरफ मागिया वेंडर थोर्जियस फास से 5 सुप्रीम बॉन्ड में से एक, और लाइटनिंग लोड का बॉन्ड, साथ ही लाइटनिंग फैक्शन का चीफ जियो थोर्जियस रेनबोल्ट, और मागिया वेंडर इंसीडिया बरहम 5th सुप्रीम बॉन्ड, साथ ही फ्लेम एम्परर की बॉन्ड, और फायर फैक्शन के चीफ कैरियल इंसीडिया वाइजमैन, और आखिर में मागिया वेंडर एलिफ केनान 5th सुप्रीम बॉन्ड की चीफ होली एल्फ एलेनोर लजोस एल्फ। वही दूसरी तरफ विग्नोन एलेनोर की तरफ ही देख रहा था लेकिन उसने अपना मुंह फेर लिया। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है। उसी की साइड में विल एल्फारिया को देखते हुए अपने मन में कहता है कि तुमको इंतजार करवाने के लिए माफ करना एल्फी, लेकिन उसने भी एलेनोर की तरह ही अपना मुंह फेर लिया। अब ये देखने के बाद विल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसी वक्त वहाँ पर क्लैरिसिरा आते के साथ उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है कि मेजर टावर में आप जो भी कुछ करते हैं उसके लिए शुक्रिया नोबल मागिया वेंडर्स। जिसके जवाब पर कैरियल बोला ये छोटा सा काम एक थका देने वाला रिवाज है मिस क्लैरी, तो प्लीज इसे अच्छे से करना ताकि हम बोर ना हो। अब ये सुनकर क्लैरिसिरा को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को संभालते हुए बताती है कि तुम सच में दुनिया में काफी आगे बढ़ गए हो, है ना मेरे प्यारे जूनियर। मुझे तो तुम्हारे उस घमंडी अदा की पहले से ही आदत पड़ चुकी है। ये बात सुनकर लॉर्ड कैरियल हंसते हुए कहता है कि खैर मेरे पास कुछ अच्छे सीनियर थे जिन्होंने मेरे लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। इसी के साथ क्लैरिसिरा अपने उसी फॉर्म में आते हुए सभी लोगों को बताना शुरू करती है। तो अब जैसा कि मेज वेंडर ने रिक्वेस्ट किया है तो चलिए सीधे फर्स्ट ब्लूम की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गार्डन मैजिक फेस्टिवल की शुरुआत के साथ एकेडमी में बिताए गए अपने 6 सालों के दौरान कुछ नन्हे मुन्ने मेज को चुना गया है, जिसकी वजह से अब उन्हें वह चीज प्रोवाइड की जाएगी जिसे हम ब्लेसिंग ऑफ दी कलर कहते हैं। जो सब बताने के बाद वहाँ के सारे मागिया वेंडर्स ने अपने अपने फैक्शन के हिसाब से लोगों को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया था, और जो भी बंदा जिस फैक्शन में गया उस फैक्शन के हिसाब से उसका आउटफिट पूरी तरह से बदल जाता है। अब ये सब देखने के बाद विल और जूलियस काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। अब ये सब देखने के बाद वहाँ के सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गए थे, जबकि कोलेट बताती है कि मेरा गहरे भूरे रंग वाला है और मेरा ब्रोच ये अर्थ फैक्शन का प्रतीक बन गया। इसी के साथ वहाँ के सारे मागिया वेंडर्स ने अपने अपने हिसाब से लोगों को सेलेक्ट कर लिया था, और जो लोग इसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं विल, जूलियस और कुछ लोग इसमें शामिल हैं। जबकि विल काफी शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहने लगा मेरा वाला तो कोई भी कलर का नहीं है, क्या इसका मतलब है कि किसी ने मेरे को सेलेक्ट नहीं किया। फिर हम इसके कुछ देर पहले की कहानी के बारे में जानते हैं जहाँ पर एल्फारिया बच्चों की तरह रोते हुए कह रही थी सरीसा तुम झूठी हो, तुमने कहा था कि अगर विल टावर पर चढ़ गया तो मुझे उसकी जासूसी करने की परमिशन मिलेगी। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए सरीसा बताती है कि बच्चों की तरह नखरे करना बंद करो, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए खुद को ठीक से संभालो। उसकी इस बात पर एल्फारिया बताती कि तुमने कहा था कि जब तक विल स्कूल में है मैं यह नहीं कर सकती, इसलिए मैं रुकी रही, और अगर उसने खुद को काबिल साबित कर दिया और क्या तुम्हें और बाकी फैक्शन को उसे अपना नहीं लेना चाहिए था। साथ ही साथ वो सारे लव लेटर्स, मेरा मतलब है विल के लिए मैंने जो स्काउटिंग के प्रपोजल लिखे थे उसका क्या होगा, ये सब तुम्हारी गलती है कि वह कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो सुनकर सरीसा कहती है तुमने ये कितने लिखे हैं, और ये मेरा करा धरा नहीं था, यह तो अपर इंस्टीट्यूट का काम था।
अब ये सुनकर अल्फारिया इरिटेट होने के साथ बताते कि अपर इंस्टीट्यूट से तुम्हारा मतलब कटरूज से है। जिस बात पर एग्री करते हुए सरिसा बताना शुरू करती है वह एकेडमी के फैसले पर अपनी कोई राय नहीं देगा। फिर भी सोर्ड जैसे किसी पर्सन को फैक्शन में शामिल होने देने से लेकर उसके मन में अभी भी काफी शंकाएं हैं। उसने कहा था कि वह उस लड़के को सेलेक्ट करने की परमिशन नहीं देगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अल्फारिया काफी शांतिपूर्ण तरीके से बताती है, क्या मैं अपर इंस्टीट्यूट जाकर सब कुछ आइस में ढक सकती हूँ। जो सुनकर वो उस पर चिल्लाते हुए ये सब करने से मना कर देती है। साथ ही वो आगे की बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगी, प्लीज शांत हो जाइए। अगर वह फर्स्ट ब्लूम में खुद को साबित कर पाता है तो मेरे पास उनका प्रॉमिस है और क्रूटूज और बाकी सब लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यह टावर पूरी तरह से काबिलियत पर आधारित है। लेडी अल्फारिया, अगर आपने उसे अभी रिक्रूट कर लिया तो इससे विल सरफोर्ड के बारे में लोगों की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। एक आउटसाइडर होने के नाते उसे सबसे पहले पूरे टावर की एक्सेप्टेशन हासिल करनी होगी। जहाँ तक क्लैरी और दूसरे फैक्शन के साथ तालमेल बिठाने की बात है तो मैं उसका ध्यान रखूंगी। या आपको लगता है कि वह अपनी काबिलियत पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? जो सब जानने के बाद अल्फारिया ये सब ना चाहते हुए भी उससे कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मैं बिल को जानती हूँ तो वह निश्चित रूप से इससे बेहतर कर पाएगा। प्रेजेंट की तरफ क्लैरी सरा उन सभी से कह रही थी, क्लर्क का ये है ब्लेसिंग अपने आप में ही एक प्रेस्टिजियस रिवॉर्ड है और अब उन फैक्शंस के पास जाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम में से कम एक तो टावर के सबसे ऊंची पीक तक पहुंचेगा। यहाँ तक कि वहाँ पर जितने भी लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया था वो धीरे धीरे अपने फैक्शन की तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद वो चट्टाने धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी। उन सभी को वहाँ से जाता देखकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। यहाँ तक कि बिल अपने मन में कहने लगा, जब इसका इतना बड़ा असर हुआ तो वह एक्सेप्ट करने वाली ब्लेसिंग, इसका क्या मतलब है और यहाँ पर ये चल क्या रहा है। और जब वो ऐसा सोच रहा था तभी दूसरी तरफ क्लैरिस जरा कहने लगी, अब आप में से जो लोग टावर तक पहुंच गए हैं लेकिन जिन्हें ब्लेसिंग नहीं मिली है वह कलरलेस हैं। दूसरे शब्दों में कहे वह बेकार हैं। टावर के पीक तक केवल वही मेज पहुंच सकते हैं जो किसी फैक्शन से जुड़े हों, इसके अलावा किसी और को आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। जो सब जानने के बाद लिहाना हैरान होते हुए कही, तो जो बात सिर्फ हाई रैंकिंग वाले नोबल लोगों तक लीक हुई थी वह सच थी। और इसके आगे के बाद हमें CO1 से पता चलती है जो लोग किसी फैक्शन में शामिल नहीं हो पाते हैं वे हमेशा के लिए फर्स्ट फ्लोर पर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से टावर के लिए महज कबाड़ बनकर उनका अस्तित्व केवल बेहतरीन हाई मेज को सहारा देने वाले पुर्जों के रूप में ही रह जाता है। नीचे की तरफ जूलियस कांपते हुए कह रहा था, अपनी शान के परछाई में खड़े इस टावर का निकनेम मैजिक वॉन्ड का कब्रिस्तान है। जबकि दूसरी तरफ क्लैरिसरा बोल पड़ी, लेकिन क्योंकि तुम सब यहाँ तक टावर तक पहुँच गए हो तो तुम सभी को एक और मौका जरूर दिया जाएगा और इसी के साथ अपनी काबिलियत अभी इसी वक्त साबित करो। हो सकता है कि कोई फैक्शन तुमको अपने साथ शामिल कर ले और यह फर्स्ट ब्लूम का मेन इवेंट है। अगर तुम आज से पहले खुद को साबित नहीं कर पाए तो अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी असली पहचान दुनिया को दिखाओ और पूरी तरह से खिल उठो। जिसके बाद उस पोर्टल में से काफी सारे मोस्टर बाहर की तरफ निकलने लगे थे, जिनको देखते हुए क्लैरिसरा कह रही थी, इस टावर में बस एक ही रूल है, अपनी काबिलियत साबित करो। चलो पहला फर्स्ट ब्लूम शुरू होने दो। इसी के साथ ये इवेंट शुरू हो चुका था जहाँ पर ये मोस्टर काफी बेरहमी के साथ उन सभी को मार रहे होते हैं और ये सब देखते हुए क्लैरिसरा कहती कि तुम्हारा काम काफी आसान है, उन मोस्टर्स को जान से मार डालो और तुमने जिन भी टेक्निक्स में महारत हासिल कर रखी है उसका इस्तेमाल करके फाइट करो। साथ ही साथ उन पर ढेर सारे शानदार मैजिक बरसाओ, यहाँ तक कि अलग अलग फैक्शन से मदद मांगने में जरा भी संकोच मत करना, ठीक है। फाइट की तरफ वो दोनों पीट पिटाकर साइड की तरफ हट चुके थे, जबकि लिलिल का कहना है, भले ही हम जैसे चाहे वैसे फाइट कर सकते हैं लेकिन हम उनका सामना कैसे करें। इस पे उसका साथी बताता है कि हमें कुछ नहीं करना है, बस अटैक करना है, इसलिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के साथ उन दोनों ने मिलकर एक साथ उस पर अटैक कर दिया था, पर उन दोनों के कंबाइन अटैक के बावजूद भी उस मोस्टर को कुछ भी नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ से कुटरूज हार्लोन की आवाज आती है जो कह रहा था, टावर द्वारा फर्स्ट फ्लोर के गार्डियन के तौर पर बनाए गए हैं और वैसे तुम्हारे सामने जक्टोनिया खड़े हैं। अगर तुम सिर्फ उनकी पर्सनल पावर पर ध्यान दो तो ये 30 क्रेडिट के बराबर होंगे। ये डंजन के बीच के फ्लोर के आखिरी हिस्सों में पाए जाने वाले मोस्टर को भी टक्कर दे सकते हैं। नीचे की तरफ लिलिल परेशान होने के साथ कहता है कि हम उन्हें हरा नहीं पा रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका बाल तक बाका नहीं हुआ। जबकि कटरूज अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहना शुरू करता है, अकेडमी से अभी अभी निकले मेजिस के लिए उन्हें हराना नामुमकिन है और उन मोस्टर की डुअल शील्ड किसी भी नॉर्मल मैजिक को वापस लौटा देगी। वहीं पर जूलियस लोटल जेल्स नाव का इस्तेमाल करते हुए एक मोस्टर को जान से मार देता है, लेकिन उसके पीछे एक और मोस्टर टपकते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा था कि वो मर चुका। पर ऐसा नहीं है क्योंकि उसने वहाँ पर अपने काफी सारे क्लोन को क्रिएट कर दिया है, यहाँ तक कि उसने उस मोस्टर को भी फ्रीज कर दिया। उसकी फाइटिंग स्किल को देखने के बाद सरिसा का कहना है, पलक झपकते ही 2 जैक्टोनिया को ढेर कर दिया। ग्रेट मैजिक फेस्टिवल के बाद उसकी स्किल में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये सोचना भी मुश्किल है कि वह तुम्हारे अकॉर्डिंग मैजिक को इस हद तक कंट्रोल कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ इस नजारे को देखने के बाद विंड फैक्शन के आर्मिन ओरेस का कहना है, इन
सबसे यह सबसे ज्यादा बेहतर लग रहा है। जिस बात पर एग्री करते हुए उसकी असिस्टेंट बताना शुरू करती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसे अपने फैक्शन में शामिल कर लेते हैं तो वह तुरंत ही एक जरूरी मेंबर्स के रूप में साबित होगा। यहाँ तक कि डार्क फैक्शन के लोग भी बातें कर रहे थे उसकी एबिलिटी के हिसाब से किसी भी खिलाड़ी ने उसे क्यों नहीं सेलेक्ट किया। उन सभी की ऐसी बातों को सुनते हुए जूलियस मन ही मन में खुश होते हुए कह रहा था, बिल्कुल सही, मैं एक जीनियस हूँ, मैं क्लोनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं एक खूबसूरत जवान नोबल हूँ। मेरी तुलना इन एरो गैरो से करना बेवकूफी है, इसी वजह से मुझे सेलेक्ट तो किया जाना ही चाहिए था। देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना होशियार हूँ। तो लेडी अल्फारिया प्लीज मेरी तरफ देखिए। लेकिन अल्फारिया तो उसको घास तक नहीं डालती। अब ये देखने के साथ जूलियस के तो हजारों टुकड़े हो चुके थे, यहाँ तक कि वो एक खाई में गिरते हुए कह रहा होता है, लेकिन क्यों? क्या ये ग्रेट मैजिकल फेस्टिवल की वजह से था? क्या इसलिए मैं बदतमीज था और उन नो टैलेंट लोगों को सताता था? जबकि बर्गुन फ्री नाइट उसे देखते हुए कह रहे थे, अगर उसके पास आइस मैजिक ना होता तो हम उसे तुरंत अपनी टीम में ले लेते। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आर्मिन कह रहा होता है, उस आइस वाले बंदे के अलावा मुझे कोई भी अच्छा मेज नहीं दिख रहा। जबकि दूसरी तरफ सरीसा का कहना है, ना चाहे अच्छा हो या बुरा, पर एक और चीज है जो हमारा ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। फिर हम बिल की तरफ आते हैं जहाँ पर एक मोस्टर ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो उसके अटैक को बार बार डोज करे जा रहा था, जो देखते हुए जूलियस उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि अबे ओए सुस्त आदमी, तेरे को क्या हो गया है? तू तो पिछली फाइट में काफी कमाल का लग रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बिल को भी समझ में आ जाता है, यहाँ तक कि वो किकी से कहता है कि मुझे यह काम खुद करना होगा, जो सुनकर किकी भी समझ जाती है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। उसके वहाँ से चले जाने के बाद बिल फॉर्म में आते हुए अपने मन में कहने लगा, तो वो उदास सा चेहरा इसी वजह से था, है ना एल्फी? तुम यही कह रही थी, इसी वजह से मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें स्काउट नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, मैं अपने पैरों पर चलकर खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसी के साथ बिल काफी तेजी से उस मोस्टर की तरफ बढ़ते हुए अपने सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ एक ही बारी में उसको बीच में से ही काट देता है। अब ये देखने के बाद वहाँ के सारे मागी एवेंजर्स काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि सरीसा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। जबकि लोग बिल का कहना है, जैक्टोनिया को उसने एक ही बारी में 2 हिस्से कर दिए, क्या बात है, वह तो अपने अपोनेंट के मूव को पहले ही सेंस कर पा रहा है, क्या बात है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। फाइट की तरफ बिल अपने मन में कहा, मैंने वह अटैक पहले ही देख लिया है और मैं अपने अपोनेंट्स के मूव को पहले से कहीं ज्यादा साफ तौर पर देख पा रहा हूँ। साथ ही साथ यह ग्लोरिया कितनी लचीली और हल्की है, इसे पहनकर घूमना कितना आसान है, और यह मिस्टर डोनाल्ड द्वारा बनाए गए सोड हर चीज को काट सकती है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो मोस्टर आते ही जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जो देखकर जूलियस भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पर वो भी हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए उसने ग्लास आइटियर से उस पर अटैक कर दिया, लेकिन वो मोस्टर उसके अटैक से बच जाता है, जिसकी वजह से वो अटैक सीधे अल्फारिया की तरफ जाने लगा। ये देखने के साथ भी अल्फारिया की तरफ बढ़ते हुए जूलियस के अटैक को अपने सोर्ड में अब्सॉर्ब कर लेता है। अब ये देखकर अल्फारिया, यहाँ तक कि जूलियस भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ चुकी थी, और इसी का इस्तेमाल करते हुए वो काफी सारे मोस्टर को बीच में से ही काटे जा रहा था, और वो ये सब करते हुए काफी ज्यादा कूल दिख रहा था। और इस चीज को देखने के बाद अल्फारिया के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी। वैसे अब मेरे को ऐसा लगता है कि विल की पावर को देखने के बाद वहाँ के सारे फैक्शन आपस में ही लड़ने वाले हैं, और विल कौन से फैक्शन में जाता है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। साथ ही साथ इस शानदार सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है, तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।